हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी-टेट जनवरी 2024 की दृष्टि से सीडीपी एंड पेडागोजी यानी दोस्तों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर 12। दोस्तों यह क्लास आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों इसके पहले हम 11 क्लासें कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उन 11 क्लासों में दोस्तों हमने 330 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उसके आगे के क्वेश्चन दोस्तों हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 331, किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया कि विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है? शीर्षगामी विकास का सिद्धांत, समीप दूराभिमुख विकास का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत या व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत? दोस्तों विकास का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया या सिद्ध किया गया कि विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का जो विकास है वह अपनी गति से ही होता है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? शीर्षगामी विकास का सिद्धांत इसका आंसर हो जाएगा या समीप दूराभिमुख विकास का सिद्धांत हो जाएगा? दोस्तों प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है, यानी दोस्तों ये व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 332, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास या संज्ञानात्मक विकास? दोस्तों बौद्धिक क्षमता की बात हो या कल्पना की बात हो या समालोचनात्मक सोच की बात हो या परासंज्ञान की बात हो, ये किसके अंतर्गत आते हैं? क्या ये सामाजिकता के अंतर्गत आते हैं, शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं या नैतिक विकास के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये सभी चीजें संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है, विकास निरंतर रूप से होता है? बताइए दोस्तों विकास के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? दोस्तों बच्चे विभिन्न दरों से विकसित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। विकास की दर सभी बच्चों में एक समान नहीं होती, बल्कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार हर बच्चों में विकास की दर अलग अलग होती है। विकास दोस्तों अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, बिल्कुल सही बात है। जो विकास होता है वह क्रमिक होता है। दोस्तों सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, फिर मानसिक विकास होता है, इस प्रकार से विकास का क्रम चलता है। दोस्तों विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ना कि सिर्फ आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विकास के संबंध में सही कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन के सापेक्ष विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? दोस्तों ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था दूसरा वाला। तो दोस्तों ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? संज्ञानात्मकता के अंतर्गत आती हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? संतुलन की अवस्था, असंतुलन की अवस्था, आत्मसातीकरण की अवस्था या दोस्तों समंजन की अवस्था? बताइए। बात करने जीन पियाजे महोदय की। दोस्तों इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया है? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के बारे में भी बताया है। कौन कौन सी दोस्तों? पहली है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन से दोस्तों? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करता रहता है। दोस्तों आप ही सोचिए कि यदि आपके जीवन में संतुलन नहीं आता, किसी भी समस्या के प्रति यदि आपके जीवन में संतुलन नहीं आता, यानी समस्या का समाधान नहीं हो जाता,
आपके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, तो आप किसकी तलाश में रहेंगे? आप एक संतुलन की तलाश में रहेंगे, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 336, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? संवेदनात्मक चरण की, औपचारिक संक्रियात्मक चरण की, पूर्व संक्रियात्मक चरण की, या दोस्तों मूर्त क्रियात्मक चरण की? बताइए, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। दोस्तों, निगमनात्मक तर्क की जहां बात आती है तो तर्क औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में या चरण में आता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 337, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं? बताइए दोस्तों, संवेदी गत्यात्मक में, औपचारिक संक्रियात्मक में, पूर्व संक्रियात्मक में, या मूर्त क्रियात्मक चरण में? बताइए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं? तो दोस्तों, वह अवस्था कौन सी होती है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, या खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, या लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर? बताइए दोस्तों, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? तो दोस्तों, यदि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना है तो आपको कंठस्थ स्मरण यानी रट्टाफिकेशन की प्रक्रिया से हटकर आपको क्रिया आधारित अधिगम की ओर जाना होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 339, समावेशी शिक्षा डॉट डॉट के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है? प्रस्तुतिकरण के निष्कासन पर, अभिव्यक्ति, संलग्नता, या भेदभाव के निष्कासन पर बल देती है? बताइए दोस्तों, जो समावेशी शिक्षा है यह विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। किसके विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है? तो दोस्तों, यह भेदभाव के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। दोस्तों, समावेशी कक्षा ऐसी होती है जहां पर हर प्रकार के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव बच्चों के प्रति नहीं किया जाता। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 340, पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? लिखित विरामी के बोध में, शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में, दूसरों की भावनाओं को समझने में, या चित्र बनाने में? बताइए दोस्तों, जो पठन वैकल्य है वह सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? तो दोस्तों, जो पठन वैकल्य है ये लिखित जो विरामी के बोध में यानी लिखने संबंधित जो समस्याएं होती हैं या पढ़ने संबंधित जो समस्याएं होती हैं, यानी यूं कहें कि जैसे मान लीजिए मैं इसको पढ़ रहा हूं पठन वैकल्य, यहाँ पर एक विराम के रूप में यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लिखा लगा है, तो हम यहाँ पर हल्का सा रुकते हैं। तो दोस्तों, जिसको पठन वैकल्य होगा वो नहीं लिखेगा, वो नहीं रुकेगा, वो क्या करेगा? पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? अब जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क लगा है तो हम यहाँ पर रुकेंगे, वह नहीं रुकेगा, आगे जो लिखा होगा उसको पढ़ता चला जाएगा। तो यही चीज है कि लिखित विरामी के बोध में क्या करता है? चुनौती पैदा करता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? अधिसंज्ञान, भ्रांति, स्मृति सहायक विधि, या अभिप्रेरणा? बताइए दोस्तों, स्वयं के ज्ञाता यानी स्वयं के प्रति जानकारी होना, ज्ञान या जागरूकता होना क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, यह क्या दर्शाता है? यह अधिसंज्ञान दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अधिसंज्ञान दर्शाता है, और यह संज्ञानात्मकता का एक भाग है। किसका दोस्तों? संज्ञानात्मकता का एक भाग है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रवीणता अभिमुख लक्ष्य, असफलता से बचने वाले, असफलता स्वीकार करने वाले, आत्म पराजित लक्ष्य? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, शिक्षार्थियों को हमेशा प्रवीणता अभिमुख लक्ष्य निर्धारित करने की ओर क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? वेधन तथा अभ्यास के द्वारा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। बताइए दोस्तों, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो दोस्तों कैसे बढ़ावा दे सकती है? विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में कैसी आकलन योजना तैयार करेंगे? बताइए दोस्तों, सभी विद्यार्थियों के लिए समान योजना, या केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित, या बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो ऐसी कोई आकलन की योजना, या दोस्तों आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित आकलन की योजना? बताइए दोस्तों, किस प्रकार की आकलन योजना का आप निरूपण करेंगे या तैयार करेंगे? तो दोस्तों किस प्रकार की आकलन योजना तैयार करेंगे? आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित जो योजना हो उसका प्रयोग आप करेंगे, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? केवल शाब्दिक रूप में, केवल दृश्य रूप में, केवल मौखिक रूप में, या बहुल रूप में? दोस्तों एक समावेशी कक्षा है, इसमें दोस्तों हर प्रकार का विद्यार्थी पढ़ रहा है, जिसको कोई वैकल्य है, पठन वैकल्य है, मान लीजिए लेखन वैकल्य है, दृष्टिबाधिता है, या दिव्यांग है, हर प्रकार का विद्यार्थी समावेशी कक्षा में पढ़ रहा है। तो दोस्तों इसलिए जो विषय वस्तु होगी आप उसको बहुल रूप में प्रदर्शित करेंगे। किस रूप में? बहुत सारे रूपों में प्रदर्शित करेंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 300। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की जरूरत नहीं होती। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। बताइए दोस्तों, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही है? तो दोस्तों सही कथन कौन सा है? अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं के सक्रिय संलग्नता की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्त है? ढालना, क्रमबद्धता, सामाजिक पृथक्कीकरण, या पारस्परिक रूप से प्रश्न करना? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? दोस्तों युक्ति पूछा गया है, कौन सी है? तो वह है दोस्तों पारस्परिक रूप से प्रश्न पूछना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है? आत्म केंद्रीयकरण के, बाह्य अभिप्रेरण के, सृजनात्मकता के, या कार्यात्मक अटलता के? बताइए दोस्तों, प्रवाह की बात हो, विस्तारीकरण की बात हो, लचीलेपन की बात हो, नवीनता की बात हो, या दोस्तों फिर अपसारी चिंतन की बात हो, ये सभी सृजनात्मकता के लक्षण हैं। किसके दोस्तों? सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के लक्षण हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? समता, पृथक्कीकरण और नामीकरण, विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, या व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना? बताइए, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? आपसे निगेटिव पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो वह है ऑप्शन बी पृथक्कीकरण और नामीकरण। यह समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? दोस्तों मानसिक मंदति, बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति, या मानसिक दिव्यांग, या दोस्तों व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। तो दोस्तों जो दिव्यांग जन अधिनियम अधिकार अधिनियम 2016 है, इसके अनुसार जो बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता
वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? तो वह दोस्तों उचित तरीका यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। आप वहां पर विकलांग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर आप दिव्यांग शब्द का प्रयोग करेंगे और अक्षमता शब्द का प्रयोग करेंगे। विकलांग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक? बताइए। तो दोस्तों जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं? तो दोस्तों वह कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संवेदी चालक अवस्था दोस्तों 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त 11 से 15 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका की निष्क्रिय भूमिका होती है, या दोस्तों शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है? तो दोस्तों आप सभी जान गए होंगे आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? 325 और 486 को जमा करें यानी दोस्तों योग करें। बाल विवाह प्रतिबंधित अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? श्वसन को परिभाषित करें, या दोस्तों अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी समालोचनात्मक सोच को क्या करेगा? विकसित करेगा या बढ़ावा देगा। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? निगेटिव पूछा है। उच्च क्रम का समस्या समाधान, यह तो एक सृजनात्मक विद्यार्थी में पाया जाता है। नवाचारी प्रयोग भी पाया जाता है, जिज्ञासा की प्रबलता भी पाई जाती है, परंतु दोस्तों उसमें अभिसारी सोच नहीं बल्कि अपसारी सोच पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? अपसारी सोच पाई जाती है। दोस्तों अभिसारी और अपसारी का मतलब क्या होता है? दोस्तों अभिसारी का मतलब होता है एक ही बिंदु पर चीजों का केंद्रित हो जाना। क्या दोस्तों? केंद्र पर केंद्रित हो जाना, किसी भी समस्या समाधान की एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाना। जबकि अपसारी का मतलब होता है विभिन्न बिंदुओं पर सोचना। तो जो सृजनात्मक बालक होगा वह एक समस्या को विभिन्न समाधान सोचेगा, यानी कई समाधान सोचेगा, किसी चीज को नए नए तरीकों से करने के बारे में सोचेगा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का अभिसारी सोच क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण, उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, या संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण, या उनकी संस्कृति में प्रचलित आय रूप? बताइए। दोस्तों एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो दोस्तों किसके प्रयोग से बचना चाहिए? उस संप्रत्यय के असतत उदाहरणों के प्रयोग से बचना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 356, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? निगेटिव पूछा है दोस्तों। विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, या अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना? बताइए दोस्तों कौन सा है तरीका जो प्रतिपुष्टि का एक प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है, यानी उचित तरीका नहीं है? तो दोस्तों वह ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, यानी विद्यार्थी को यह कह देना कि तुम्हारी इतनी ही क्षमता है, तुम इसके आगे कार्य नहीं कर सकते, यह प्रतिपुष्टि क्या है? अनुचित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक धारणी और एक आयामी होता है, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास आनुवंशिकता और
आनुवांशिकता और संपोषण यानी दोस्तों यहाँ पर वातावरण, देखिए कितना घुमाया हुआ है, से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बताइए विकास का कौन सा है जो सिद्धांत नहीं है? दोस्तों विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास आनुवांशिकता और संपोषण यानी वातावरण से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, बिल्कुल सही बात है। परंतु दोस्तों विकास एक धारणीय नहीं होता, बल्कि दोस्तों एक आयामी होता है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण या दूरस्थ पारंपरिक चरण? दोस्तों लॉरेंस कोहलवर्ग इन्होंने नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं। कितने चरण? 3 चरण। इन 3 चरणों की कुल 6 अवस्थाओं के बारे में भी बताया है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन पारंपरिक चरण हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, मौखिक दंड का प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। बताइए एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो वह है दोस्तों ऑप्शन डी, केवल अधिगम के मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 360, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? सहयोगी प्रयोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले बहुत वस्तुपरक प्रश्न, मानक परीक्षण या मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा? बताइए दोस्तों एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? तो वह आकलन विधि कौन सी है? सहयोग प्रायोजित कार्य, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। आज की दोस्तों यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आपको यहाँ पर ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।